कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी पढ़ रहे हैं HTML। हम लोग दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं HTML में। इससे पहले हमारा क्लासेस हो चुका है HTML का, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ HTML को पढ़ा था। तो आज हम लोग अपना क्लास HTML के टेबल से चालू करेंगे कि HTML में टेबल्स क्या होते हैं। क्या होते हैं HTML में टेबल्स क्या होते हैं, और हम HTML टैग के थ्रू टेबल को कैसे बना सकते हैं। ऑलराइट, टेबल को कैसे बना सकते हैं HTML के थ्रू, उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये है कि आप टेबल को जब बनाते हो तो आप टेबल टैग से चालू करते हो। क्या करते हो? टेबल टैग से चालू करते हो और स्टाइल कर रहे हो आप विड्थ, और विड्थ को रख रहे हो 100%। ठीक है, ये आपका स्टाइलिंग है। या फिर अगर इसको भी नहीं लिखते हो तो आप सिर्फ टेबल से भी चालू कर सकते हो। ऑलराइट, आपने टेबल से चालू किया, आपको लास्ट में टेबल से ही एंड करना पड़ेगा, दैट इज क्लोजिंग टैग। उसके बाद देखो यहाँ पे टीआर टैग है, टीआर बंद हो रहा है, टीआर है, टीआर बंद हो रहा है, टीआर है, टीआर बंद हो रहा है। तो ये टीआर का क्या मतलब है? ये टीआर है टेबल रोज। क्या होता है? टेबल रोज को डिफाइन करता है। देखो, आपका एक टेबल होता है जिसमें कि रोज और कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं? रोज और कॉलम्स होते हैं। आपका एक टेबल होता है जिसमें एक रोज और टेबल्स होते हैं। ऑलराइट, तो रोज और टेबल्स में क्या होता है? देखो, ये तुम्हारा रो है और ये तुम्हारा क्या है? कॉलम है। तो ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है। और एक मिनट रुकिएगा। समझ रहे हो? ये एक टेबल है आपका। यहाँ पे क्या होता है कि आपका एक टेबल डेटा होता है, जैसे कि आपका यहाँ पे टेबल हेडर हो गया। जैसे आप रोल नंबर लिख रहे हो, नेम लिख रहे हो और डिपार्टमेंट लिख रहे हो। ठीक है, ये क्या है? आपका टेबल का हेडर है। क्या है? ये आपका टेबल का हेडर है। और इसमें टेबल का क्या होता है? इसमें टेबल का डेटा होता है। ऑलराइट, इतनी बातें, छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गई। ऑलराइट, जब देखो आप टेबल रो को डिफाइन करते हो, क्या करते हो? टेबल रो को डिफाइन करते हो। जैसे आप लोगों ने समझो पहला रो को डिफाइन किया, ये रो। तो इस रो में आप टेबल हेडर डाल रहे हो, फर्स्ट नेम। तो ये टेबल क्या है कि मेरा इस तरह का एक टेबल है। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है? यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं? लास्ट नेम। और हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं? एज कर रहे हैं। तो हमारा टेबल का ऐसे बनेगा। ये पहला रो बना। इस रो का टैग यहाँ पर, इसके अंदर जो भी है टेबल हेडर, पहला टेबल हेडर फर्स्ट नेम, सेकेंड लास्ट नेम और थर्ड एज। तो ये मेरा पहला रो हो गया। अब दूसरा रो देखो, हमको क्या करना है? डेटा हमको करना है स्टोर इस रो में। समझो, इस रो में अगर हम लोग डेटा स्टोर करना था, हम लोग टीआर से चालू कर रहे हैं, मतलब रो टेक टैग को इंडिकेट कर रहे हैं। तो पहले में देखो जिल, लास्ट नेम स्मिथ और एज 50। तो ये इस तरह का बनेगा। उसी तरह एक और डेटा हम लोग थर्ड रो बना दे रहे हैं। इसमें भी हम लोग डेटा ईव, जैक्सन और फिर 94 एज कर रहे हैं। तो ये देखो, हमारा इस तरह का टेबल बनता है HTML में जब आप इस तरह का कोड लिखते हो। ठीक है, तो आप ऐसे टेबल बना सकते हो। ये आपने कोड लिखा, अगर आप इसको रन करते हो यूजिंग द वेब ब्राउज़र, आप इसको रन करते हो यूजिंग द वेब ब्राउज़र, तो आपका ये नहीं दिखेगा। आपका क्या दिखेगा? आपका दिखेगा ये। क्या दिखेगा? ये दिखेगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। देखो, मैंने ये सब आपको बता दिया है। आपको जब इसके मतलब डॉक्यूमेंट में लेंगे पढ़ने के लिए, आप पढ़ सकते हो। टेबल को डिफाइन करने के लिए, टीआर जो है वो टेबल रो को डिफाइन करने के लिए, टीडी जो है टेबल डेटा को डिफाइन करने के लिए, और टीएच जो है वो टेबल हेडर को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ तक टीडी टेबल डेटा को यूज किया जाता है टू स्टोर द डेटा। ये सब आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप याद रखें। अब देखो कि हम लोग का HTML टेबल है। अगर हम लोग को एक बॉर्डर ऐड करना है अपने HTML टेबल में, तो आप कैसे करोगे? देखो, टेबल है, ठीक है, आप टेबल लिखो, टेबल हेडर, टेबल डेटा, इसको लिखा आप लोगों ने, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। ये हमारा CSS का पार्ट है जो कि हम लोग पढ़ेंगे, पर थोड़ा बहुत हमको जानकारी होना चाहिए यहाँ पर कि CSS को यूज करके हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं वाले। तो ये CSS का चीज़ हो गया। उसके बाद हम लोगों ने इसका डिजाइन किया, बॉर्डर सेमी कॉलन कॉलन, 1 पिक्सल मेरा बॉर्डर होगा, सॉलिड होगा और कलर क्या होगा? ब्लैक होगा।
क्या होगा, कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। तो बॉर्डर का ये सब एट्रीब्यूट्स हो गया, मतलब ये सब प्रॉपर्टीज है किसका, बॉर्डर का। समझ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, अब देखो HTML टेबल में ऐड सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या होता है कि हमारे सेल के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो 15 पिक्सल ये हो गया, आप ऐसे कर डिफाइन कर सकते हो। देखो, एक सेल पैडिंग होता है, ये बॉर्डर स्पेसिंग होता है। बॉर्डर स्पेसिंग स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द सेल्स, ठीक है। और सेल पैडिंग होता है एक टेक्स्ट, ये होता है तुम्हारा क्या, टेक्स्ट और बॉर्डर के, ये टेक्स्ट है, ये समझो ये टेक्स्ट है, तो इसके बीच का क्या डिफरेंस है। अब देखो बॉर्डर स्पेसिंग क्या होता है कि बॉर्डर स्पेसिफिंग स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन द सेल। मतलब सेल, सेल का क्या मतलब, एक एक ऐसे जो सेल बना हुआ है, ऐसे सेल बना हुआ है। तो अगर मेरा सेल के बीच का ऐसे डिफरेंस, ऐसे हम सेल को दिखाना चाह रहे हैं, तो ये जो स्पेस है ये वाला, यही मेरा क्या है, ये है बॉर्डर स्पेसिंग। मतलब इस दोनों बॉर्डर के बीच का क्या डिफरेंस है। तो अगर आप बॉर्डर स्पेसिंग लगाना चाहते हो तो आप टेबल लिखो, करली ब्रैकेट दो, बॉर्डर स्पेसिंग आप ऐसे लिखो, और इसमें कॉलन लगाओ और 5 पिक्सल इसके, इसका जो है डिफरेंस रखो, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो। आपको ये सब याद रखना, एग्जामिनेशन में आता है तो आप आपसे ऐसे पूछ लेगा कि बताओ कि सेल पैडिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो पैडिंग 50 मतलब पैडिंग करके यूज़ करते हैं। बॉर्डर स्पेसिंग के लिए बॉर्डर स्पेसिंग यूज़ करते हैं। ऐसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब हम लोग टेबल के कुछ और इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स को जानने की कोशिश करते हैं, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं और हमारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्या है इम्पोर्टेंट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो कि सेल दैट स्पेंस मेनी कॉलम्स। देखो एक सेल है जो कि बहुत सारा कॉलम को कंटेन कर रहा है। तो सेल आप समझ सकते हो सेल क्या होता है। सेल को मैंने आपको बताया, एक एक जो है घर है टेबल का, वही मेरा क्या है, सेल है, ठीक है। अब देखो अगर हमको कॉल स्पैन यूज करना है, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट, तो कॉल स्पैन एट्रीब्यूट क्या करता है, अगर एक सेल को स्पैन करना है मोर देन 1 कॉलम, क्या मतलब है, समझो ये मेरा टेबल है, टेबल है, ये मेरा कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम है, ये रो है। अगर हमको ये एक और कॉलम, यहाँ से एक और कॉलम होगा, पर इस कॉलम को अगर हमको दो को एक साथ करना है, तो हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, दो को, दो था इसको हटा के हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो एक कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, देखो इसको हटा के क्या कर दे रहे हैं, एक कर दे रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कॉल स्पैन यूज करेंगे, ठीक है, कॉल स्पैन यूज करेंगे। टेबल का एट्रीब्यूट, अब देखो टेबल हेडर में अगर आप कॉल स्पैन 2 रखते हो, तो इसका क्या मतलब है, मेरा जो पहले टेलीफोन, मेरा जो टेलीफोन था पहले, मेरा एक छोटा सा घर ले रहा था, अब 2 घर में टेलीफोन को लिखा जाएगा, ठीक है, ये 2 घर में टेलीफोन को लिखा जाए। यही होता है कॉल स्पैन का यूज। ये सब कहानी को छोड़ो। अब देखो एक होता है रो स्पैन। क्या होता है, एक रो स्पैन। तो रो स्पैन से आप समझो, वहां अगर कॉलम को स्पैन कर, कॉलम को जगह छेक, कॉलम का जगह ले रहा था, छेक रहा था, अगर आप बिहारी भाषा में बोलो, तो देखो ये रो स्पैन है। अगर रो स्पैन की बात करो, तो रो स्पैन क्या करेगा, मोर देन, जितना मतलब स्पेसिफाई कर रहे हो यहाँ पे, वही क्या करेगा, करेगा। देखो ये रो है मेरा, ये कॉलम है, ठीक है। अगर हमको समझो, अगर हम लोग रो स्पेन 2 कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा रो जो है 2 रो को ले लेगा। समझो अगर हमको समझो, अगर किसी लाइन के लिए समझो, हमको किसी लाइन के लिए यहाँ पे समझो 2 रो था, तो हम लोग अगर इसको मिटाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसको मिटाते हैं, अब देखो, अब अगर इसको मिटाते हैं तो हम लोग का ये रो है, तो हम लोग ये रो तो यहाँ कर रहे हैं, पर यहाँ जो रो है, ये देखो, एक अगर रो ऐसे होता, ऐसे होता, तो हम लोग ये दोनों घर को एक कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो मतलब रो स्पेन कर रहे हैं। समझ रहे हो, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो टू ऐड अ कैप्शन टू अ टेबल यूज द कैप्शन टैग। तो क्या करते हो आप, कैप्शन टैग यूज करते हो। कैप्शन टैग का क्या मतलब है, अगर आप अपने, समझो एक अगर आप टेबल बनाते हो कुछ खर्च का, तो आप मंथली यहाँ पे ऐसे करके मंथली, मंथली क्या करोगे, मंथली क्या करोगे, मंथली कुछ भी, मंथली स्पोर्ट्स कोटा, ठीक है, मंथली स्पोर्ट्स कोटा आप लोगों ने लिखा। तो ये आप एक कैप्शन डाल रहे हो, इसके अंदर एक टेबल बना रहे हो, मतलब एक टेबल का नाम आप लिख दे रहे हो, दैट इज कैप्शन, ठीक है।
अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, HTML फॉर्म्स के बारे में। इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से पढ़ते हैं। सब कुछ तो हम लोग ठीक से ही पढ़ते हैं, ऑलराइट। देखो, HTML फॉर्म जो होता है वो यूज किया जाता है टू कलेक्ट द यूजर इनपुट। क्या किया जाता है, टू कलेक्ट द यूजर इनपुट। आप लोग जब भी फॉर्म भरते हो, समझो आप लोगों ने फॉर्म भरा था किसी टीचर के एग्जामिनेशन का, आप लोगों ने यहाँ पे नेम देखा होगा, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा टेक्स्ट बॉक्स, देखा था टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ देखा होगा, यहाँ पर भी देखा होगा आपने टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट का, आया था, ड्रॉप डाउन लिस्ट का आया था ऑप्शन, आया था, ऑब्वियस सी बात से। एक यहाँ पे कैलेंडर आ जाता है, देखते हो आप। या फिर अगर आप सिटी यहाँ पे रहता है तो आपका बहुत सारा सिटी में ड्रॉप डाउन आ जाता है। या मेल फीमेल रहते हो, मेल फीमेल रहते हो तो आपका यहाँ पे रेडियो बटन आ जाता है। तो ये सारा जो डिजाइन है ये HTML फॉर्म्स के एट्रीब्यूट्स के द्वारा ही किया जाता है। सो बेसिकली HTML फॉर्म्स बनाया जाता ताकि हम लोग अपने यूजर के डेटा को लेकर अपने डेटाबेस में सेव कर पाएँ, ठीक है। वो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखो, फॉर्म एलिमेंट जो होता है यूज टू क्रिएट द फॉर्म टू टेक द यूजर इनपुट। उसके लिए हम लोग सबसे पहला जो है वो इनपुट टैग यूज करते हैं। क्या करते हैं, इनपुट एलिमेंट और टैग यूज करते हैं। अब देखो, इनपुट एलिमेंट जो है उसमें बहुत सारा तरह के टाइप हो सकते हैं। जैसे कि हमारा टाइप हो सकता है टेक्स्ट बॉक्स का, क्या हो सकता है, टेक्स्ट बॉक्स का टाइप हो सकता है, यूजर इनपुट लेंगे एज ए टेक्स्ट। या फिर रेडियो बटन, आपको मैंने बताया कि चॉइस करना होता है हमको मेल फीमेल में, वो कर सकते हैं। समझो यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है, तो आप किसी एक को टिक कर सकते हो। अगर फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल। अब या तो चेक बॉक्स कर सकते हो। चेक बॉक्स का क्या मतलब, आप अगर आपके पास क्या है, ऑप्शंस है, आपके पास 4 ऑप्शन है, रेडियो बटन नहीं है, ठीक है, मोर देन 1 करेक्ट है। अगर आपके पास मोर देन 1 करेक्ट है तो आप इसमें भी चेक कर सकते हो, आप इसमें भी चेक कर सकते हो। ये होता है चेक बॉक्स। सबमिट का बटन आप जानते हो, यहाँ पे सबमिट बटन रहता है, आप एकदम फटाक से कर देते हो, यस आई एग्री सबमिट करो, तो आप सबमिट कर देते हो। ये टाइप सबमिट बटन का होता है। और टाइप बटन, आप समझ रही हो, बटन टाइप टू डिस्प्ले ए क्लिकेबल बटन, डिस्प्ले ए क्लिकेबल बटन मतलब कोई ऐसा बटन बनाओ, कोई ऐसा एट्रीब्यूट देके अपने इनपुट में कि वो क्लिक, फट से क्लिक होने वाला बटन हो, कट ऐसे करके क्लिक हो और आगे बढ़ जाओ, तो आप ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है। ये सब एट्रीब्यूट है आपके इनपुट एलिमेंट का, आपको इसको यूज करके आप अपने फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये एक फॉर्म है। अगर हम लोग फॉर्म बनना चाहते हैं तो हम लोग फॉर्म टैग से चालू करते हैं, फॉर्म से बंद करते हैं, इसके अंदर ही सब कुछ होता है। देखो, लेवल, लेवल है हमारा, लेवल फॉर फर्स्ट नेम लेवल। तो मतलब हम लोग टेबल में क्या कर रहे हैं, लेबल लगा रहे हैं, मतलब फर्स्ट नेम लिख रहे हैं। उसी तरह इनपुट टाइप टेक्स्ट दे रहे हैं, इसका आईडी एफ नेम, या आईडी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके थ्रू आप इस टैग को पहचान सकते हो, नेम एफ नेम कर रहे हो। उसी तरह आप लेबल लगा रहे हो एल नेम का, उसके नीचे आप टेक्स्ट कर रहे हो, टेक्स्ट ले रहे हो, टाइप क्या है, टेक्स्ट आईडी, ये सब, ठीक है। तो आप ऐसे फॉर्म बना सकते हो। तो इम्पोर्टेंट ये है आपको याद रखना कि फॉर्म के थ्रू हम लोग अपने डेटा को लेते हैं और हमारा ये कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है जिसको यूज करके हम लोग बनाते हैं। जैसे कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, अगर हमको HTML फॉर्म बनाना है, अगर मोर देन 1 टिक करना है हमारे ऑप्शन में, तो बताओ कौन सा आप टाइप यूज करोगे इनपुट एलिमेंट का। तो आपका आंसर होगा भैया चेक बॉक्स यूज करेंगे। वहीं पे वन ऑफ द ऑप्शन का मतलब अगर मेल फीमेल में कुछ करना है तो आप करोगे रेडियो बटन का। तो आप ऐसे समझ सकते हो, आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है। देखो, जब फॉर्म सबमिट होता है तो हमको कुछ एक्शन परफॉर्म करना होता है। क्या होता है, जब आप सबमिट करते हो उसके अंदर के कोड को आप नहीं समझते हो, उसके अंदर को कोड को प्रोग्रामर लिखता है, तो वहाँ पे कुछ एक्शन होता है। क्या होता है, कुछ एक्शन होता है। क्या एक्शन, समझो, अगर फॉर्म है, अगर फॉर्म में एक एक्शन कीवर्ड लगाया इक्वल टू एक्शन पेज PHP, ये एक ऐसा पेज है जिसका कि स्लैश PHP, ये एक पेज बना हुआ है .php करके। अगर आप एक्शन करोगे, ये फॉर्म सबमिट होगा, तो ये सारा सबमिट होके क्या होगा, डेटा पता है, इस पेज के पास पहुंचेगा। तो ये इसका मतलब ये है, ठीक है। अब देखो, देखो द टारगेट एट्रीब्यूट, क्या मतलब, अगर आप फॉर्म सबमिट करते हो तो आप या तो देखो, एक फॉर्म जैसे कि आप किसी बटन पे क्लिक करते हो किसी वेब पेज में, तो आप किसी और वेब पेज पहुंच जाते हो, या तो आपके पास ऑप्शन है कि उसी वेब पेज में
उसी पेज में आप उसके नीचे बॉटम पे चल जाओ, या बीच में है तो ऊपर चल जाओ, या फिर आप किसी दूसरे टैब में, जैसे आप क्रोम में देखते हो न्यू टैब खुल जाता है, आपके पास ऑप्शन भी आता है कि आप इसको न्यू टैब में खोलना चाहते हैं। तो इसी तरह का कुछ ऑप्शन आप क्या कर सकते हो अपने HTML पेज में। देखो आप जैसे HTML पेज को ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो, आपको कुछ एक बटन मिल जाता है नीचे कि क्लिक हेयर टू रीड दिस, तो आप उसको क्लिक करते हो तो डिफरेंट पेज में पहुंच जाते हो। तो उस पेज में कैसे पहुंचते हो उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप अंडरस्कोर ब्लैंक लिखते हो अपने टारगेट एट्रीब्यूट में, ठीक है, अपने अगर टारगेट एट्रीब्यूट में क्या लिखते हो, अगर आप अपने टारगेट एट्रीब्यूट में लिखते हो अंडरस्कोर ब्लैंक, तो क्या होता है कि ये हमारा रिस्पॉन्स जो होगा डिस्प्ले होगा इन न्यू विंडो और न्यू टैब। और अगर आप सेल्फ लिखते हो तो खुद के पेज में ही करंट विंडो में ही डिस्प्ले होगा। अगर आप अंडर इसको पेरेंट करते हो तो रिस्पॉन्स डिस्प्ले होगा पेरेंट फ्रेम में, ठीक है। अगर टॉप करते हो तो रिस्पॉन्स विल बी डिस्प्लेड फुल बॉडी ऑफ द डिस्प्ले इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। अगर फ्रेम नेम डालते हो तो रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन द नेम्ड आई फ्रेम। तो अगर आपका फ्रेम आप बनाते हो, देखो फ्रेम का भी ऑप्शन होता है HTML में, तो अगर उसमें आप फ्रेम नेम कहीं डालते हो, फ्रेम ID है आपके पास, अगर वो डाल के अपना टारगेट बनाते हो तो उस फ्रेम में पहुंच जाता है वो चीज़, ठीक है। अब देखो हम लोग मेथड एट्रीब्यूट फॉर्म में जो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज क्या करता है, HTTP मेथड टू बी यूज्ड व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म डेटा। क्या करता है, HTTP मेथड को यूज करता है जब हम लोग सबमिट करते हैं अपने फॉर्म को। तो दो तरह के यहाँ पे हमारा हो सकता है जो HTTP मेथड है, HTTP मेथड, एक तो है मेथड गेट और एक है मेथड पोस्ट। क्या है, एक मेथड गेट है, एक मेथड पोस्ट है, ठीक है। देखो फॉर्म डेटा कैन बी सेंट एज ए URL वेरिएबल्स विथ मेथड गेट और एज ए HTTP पोस्ट ट्रांजैक्शन विथ मेथड पोस्ट, ठीक है। और डिफॉल्ट HTTP मेथड क्या होता है, गेट। इसको याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ जब हम लोग फॉर्म बनाते हैं HTML में तो हम लोग का HTTP मेथड कौन सा है डिफॉल्ट जब हम लोग फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो आपका आंसर होगा गेट, ठीक है। अब देखो हम लोग अगर कर रहे हैं फॉर्म लिख रहे हैं, एक्शन क्या कर रहे हैं, एक्शन इस पेज में जा रहा है, और मेथड हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट यूज कर रहे हैं मेथड। अब देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ऑन अ गेट एंड पोस्ट, इसको हम लोग ध्यान से करके पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो पहला पॉइंट है अपेंड द फॉर्म डेटा टू द URL इन नेम एंड वैल्यू स्पेयर। अगर आप गेट यूज करते हैं तो आप रिलेटिव क्या कर सकते हैं, URL का यूज कर सकते हो। अब देखो क्या बोल रहा है, अगर आप URL का यूज करते हो तो इसमें क्या होता है कि आप एक्सपोज हो जाते हो बाहरी दुनिया से, तो इसलिए क्या बोलता है, नेवर यूज गेट टू सेंड सेंसिटिव डेटा, ठीक है। और URL का लेंथ जो है गेट में वो लिमिटेड है 2048 कैरेक्टर तक, ठीक है। देखो अगर ये क्यों यूजफुल है, अगर कोई यूजर यूजफुल फॉर फॉर्म सबमिशन वेयर यूजर वांट्स टू बुक मार्क द रिजल्ट, अगर कोई यूजर बुक मार्क करना चाहता है रिजल्ट को तो वो क्या कर सकता है, इस टैग को इस मेथड को यूज कर सकता है। गेट इज यूज फॉर नॉन सिक्योर डेटा, ठीक है, लाइक क्वेरी स्ट्रिंग्स इन गूगल, ये सब आप यूज कर सकते हो गेट। वहीं पे अगर पोस्ट की बात करो तो पोस्ट में क्या होता है, अपेंड द फॉर्म डेटा इनसाइड द बॉडी ऑफ HTTP रिक्वेस्ट, द सबमिटेड फॉर्म डेटा इज नॉट शोन इन द URL, समझ रहे हो, ठीक है। इसमें URL का यूज नहीं होता है। पोस्ट हैज नो साइज लिमिटेशन, इसमें कोई भी साइज लिमिटेशन नहीं है, जैसे वहाँ पे 2048 कैरेक्टर था, यहाँ पे वो बात नहीं है। और कैन बी यूज टू सेंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। फॉर्म सबमिशन विथ पोस्ट कैन नॉट बी बुक मार्ड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसा, अगर बताओ अगर हम अपने फॉर्म को पोस्ट मेथड से कर रहे हैं, डेटा फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, तो क्या उसको बुक मार्क कर पाएंगे, आपका आंसर होगा नो बाबा नो। क्या होगा आंसर, नहीं। अब चलो हम लोग ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ते हैं। ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट हम लोग के HTML में क्या करता है, कि करता है ये स्पेसिफाई करता है वेदर ए फॉर्म शुड हैव ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ। अगर आप किसी फॉर्म में आप एट्रीब्यूट लगाना चाहते हो, समझो आप TH द, तो TH आप लिखते हो, आपको ऑप्शन द का ऑटो कंप्लीट हो जाता है, देखते हो। तो ये क्या हो गया कि ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने फॉर्म में, ठीक है। अब देखो एक होता है नो वैलिडेट डेटा, नो वैलिडेट एट्रीब्यूट। नो वैलिडेट एट्रीब्यूट क्या है, बुलियन टाइप का एट्रीब्यूट है। क्या है, बुलियन टाइप का एट्रीब्यूट। क्या मतलब, जब ये हमारे फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो ये स्पेसिफाई करता है कि फॉर्म का डेटा
शुड नॉट बी वैलिडेटेड व्हेन सबमिटेड। ओके, अब देखो, अगर आप HTML पेज में आप जैसे देखो एक वेब पेज को स्क्रॉल करते हो, आप यहाँ कुछ पढ़ रहे हो, यहाँ पे एक वीडियो चलने लग जाता है। क्या होता है, यहाँ पे एक वीडियो चलने लग जाता है। ठीक है, ठीक है, वीडियो चलने लग जाता है। तो वो वीडियो को अगर आप चलाना चाहते हो आप अपने HTML पेज में, तो आपका क्या होगा, आपका टैग क्या होगा, आप कैसे यूज कर पाओगे, आप यूज करो वीडियो। क्या करो, आप वीडियो टैग का यूज करो, यहाँ पे बंद करो। इसके अंदर आप ये जो फ्रेम है इसका विड्थ डिफाइन कर सकते हो, हाइट डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करो, सोर्स SRC सोर्स लिखो movie.mp4, मतलब आपका जो भी सोर्स फाइल करना है वो लिखो। टाइप लिखो वीडियो MP4, क्या लिखो, ऐसा अगर आपका है तो वीडियो MP4 लिखो। ठीक है, तो आप ऐसे करके क्या कर सकते हो, आप अपने टैग को भी लगा सकते हो। या फिर अगर आपका ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करेगा उसको, तो आप लिख दोगे योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट द वीडियो, या तो चलेगा या फिर ये मैसेज वहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपली आपका यहाँ पे लर्न करने के लिए ये हुआ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग HTML में वीडियो को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप वीडियो टैग को इंक्लूड करके वीडियो चला सकते हो इन द HTML पेज। अगर आपको MP3 चलाना है, ऑडियो चलाना है, तो क्या करोगे, ऑडियो टैग को यूज करोगे। क्या करोगे, ऑडियो टैग को यूज करोगे। सेम सोर्स लिखोगे, जो भी आपका सोर्स का टाइप है, और सोर्स का ये फाइल नेम है, और टाइप जो भी है ऑडियो। देखो ये OGG क्या है, OGG, ये OGG टाइप का फॉर्मेट फाइल है, तो ये OGG लिखा है। अब अगर हमारे पास MP3 होता तो हम लोग MP3 लिखते। ठीक है, अब देखो, अगर आपको एक YouTube वीडियो को चलाना है HTML में, क्या करना है, अगर आपको YouTube वीडियो को HTML में चलाना है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करते हो, जो भी फ्रेम है आपको चलाना, तो फ्रेम का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। समझो ये एक रहता है आपके पास वेब पेज। देखो एक ही समय में दो आपको फ्रेम दिखता है। तो ये क्या होता है कि आई फ्रेम, कोई है फ्रेम जिसका कि विड्थ है 420, आप जिस फ्रेम में दिखाना चाहते हो वो लिखो। हाइट विड्थ इसका कर लो क्या है नहीं है, और आप लिखो सोर्स में अपने उस क्या दे दो, लिंक का नाम दे दो जिस वीडियो को आप दिखाना चाहते हो। ठीक है, आई फ्रेम को बंद करो, हो जाएगा आपका काम लाल टॉप। ओके, अब देखो, अगर आपको लूप में चलाना है वीडियो को, तो ये करेगा, अगर लूप इक्वल टू 1 है तो टू लेट योर वीडियो लूप फॉरएवर। अगर आपका लूप इक्वल टू 1 है तो आपका वीडियो हमेशा हमेशा चलते ही रहेगा। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 0 होता है। इसका क्या मतलब कि वीडियो एक बार ही चलेगा। अगर वैल्यू 1 रहेगा तो वीडियो हमेशा लूप में चलते ही रहेगा, मतलब रिपीट होते रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो HTML में हम लोगों ने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है। एक कुछ ना कुछ HTML इतना वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें कि कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स, इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अगर आप एक प्रोग्रामर हो तो आपको रेफरेंस यूज करना ही करना पड़ता है, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो सारा यहाँ पे कवर कर लिया गया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पढ़ाई मन लगा कर कीजिए। नोटिफिकेशन जैसे ही आता है आपको MCQs के सीरीज भी लाए जाएंगे, आपको बहुत ही मजा आएगा। ओके, ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।